हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्म मेरी नजर में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार महज एक सिंगर नहीं थे, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने फिल्मों का म्यूजिक भी दिया, बहुत सी फिल्में भी उन्होंने डायरेक्ट की, फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की, फिल्मों के उन्होंने लिरिक्स भी लिखे। किशोर कुमार बेहद ही कामयाब एक्टर थे। 1954 से लेके 1964 तक उन्होंने बहुत सारी सोलो हिट मूवीज दी जो कि आपने देखी होंगी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिरिक्स भी लिखे, बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने डायरेक्शन भी किया। चलती का नाम गाड़ी, दूर गगन की छाव में, बढ़ती का नाम दाढ़ी, और इस तरह से बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने प्रोड्यूस भी किया और उनका डायरेक्शन भी किया। अब किशोर कुमार पर बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि खुद बहुत ही कामयाब नहीं रहे। उनका ऐसा कहना है कि महज किशोर कुमार को प्रमोट करने के लिए, नाम हालांकि उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उस समय बॉलीवुड के नंबर वन सिंगर 1969 से लेके 1987 तक किशोर कुमार ही थे। नाम तो उनका नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि महज एक सिंगर को आपने प्रमोट करने के लिए रफी साहब जैसे ग्रेट सिंगर को आपने 8 साल घर पर बैठा दिया। और वो भी वही अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे जिस समय किशोरदा की आंधी पूरे बॉलीवुड में फैली हुई थी। और आज भी है, किशोरदा के टक्कर का सिंगर आज भी कोई नहीं है। बॉलीवुड की बात की जाए तो किशोरदा जैसा प्लेबैक सिंगर आज तक नहीं हुआ जब से भी फिल्में बननी शुरू हुई हैं। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि किशोरदा ने लोगों को एक्चुअल में प्लेबैक का मीनिंग बताया कि प्लेबैक है क्या। आप बहुत ज्यादा क्लासिकल सीख के आए हैं, ठीक है, लेकिन आप जो गाने की फीलिंग्स है वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो वो क्लासिकल आपने सीखा होगा, अपने लिए सीखा होगा। आप जाओ ऐसे कंसर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, लाइव कंसर्ट ऐसे करो जहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में रागें और आपको छोटा ख्याल, ठुमरी, दादरा, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल जो भी गाना है आप जाके गाएं। वहां पे बॉलीवुड का म्यूजिक वो होता है जो पब्लिक के दिल तक आए। आपने कितना क्लासिकल सीखा है ये मैटर नहीं करता। और अगर उस टाइम पीरियड की बात की जाए तो बहुत से बड़े बड़े सिंगर थे। हेमंत कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, और भी बहुत ही तलत महमूद, काफी बड़े बड़े सिंगर थे। और अगर क्लासिकल की बात की जाए तो उस दौर में सबसे ज्यादा क्लासिकल की नॉलेज रखने वाले कोई सिंगर थे तो वो मन्ना डे थे। पर मन्ना डे ने भी जब बॉलीवुड में अपना कदम रखा और उन्होंने गाने गाए, सफल वो भी बहुत हुए, बट वो सफलता हासिल नहीं कर पाए जो मोहम्मद रफी साहब ने हासिल की थी 50-60s में। और मोहम्मद रफी साहब ने भी क्लासिकल सीखा था। लेकिन क्लासिकल की अगर गहराइयों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मन्ना डे ने गाए हैं और बहुत ही टफ गाने हैं। और उस दौर में सबसे ज्यादा क्लासिकल की नॉलेज वाला अगर कोई सिंगर माना जाता था, नो डाउट वो मन्ना डे थे। मन्ना डे जैसा कोई भी सिंगर नहीं था। लेकिन जहां बात आती है गानों की, बॉलीवुड की, म्यूजिक की, तो किशोरदा ने तो हर मूड के गाने गाए हैं। किशोरदा ने एक तरफ जहां ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, आप देख लो, पल पल दिल के पास, छूकर मेरे मन को, तो वहीं पे उन्होंने बहुत ही गाने गाए हैं जिसमें आप उन गाने में वॉइस में बहुत ही ज्यादा बेस है। ऐसे गाने भी आप उनके देख सकते हैं। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, भोले ओ भोले, याराना मूवी का ही गाना है। अब इन सब गानों में देखिए उनकी वो रेंज देखिए, एक तरफ इतनी सॉफ्ट स्किल में वो गाने को गा रहे हैं, छूकर मेरे मन को, दूसरी तरफ सारा जमाना हसीनों का दीवाना। आप कर्ज मूवी का गाना ले लो, पैसा ये पैसा, ना हो मुसीबत हो तो मुसीबत, कोई भी गाने आप देख लीजिए। किशोरदा एक्चुअल में गाने की आत्मा को पकड़ते थे। गाने का जो मेन सोल था वो किशोर कुमार लेके आते थे अपने अंदर, और वो क्वालिटी किसी भी सिंगर में नहीं थी। आज तक मुझे कोई बोलने में जरा सा भी संकोच नहीं है। और सभी सिंगर सर आंखों पर, चाहे वो मोहम्मद रफी रहे हो, चाहे वो मुकेश जी रहे हो, चाहे वो मन्ना डे रहे हो, चाहे वो तलत महमूद जी रहे हो, हेमंत कुमार जी रहे हो, सभी बहुत अच्छे सिंगर थे और तभी उनका नाम है। लेकिन किशोरदा वाली क्वालिटी किसी में नहीं थी।
इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किशोर दा जैसा सिंगर, अब उनके लिए कोई ऐसी बात करे कि उनके लिए बैठा दिया गया, तो उस पीरियड के और एक्टर क्या कर रहे थे? महज 8 साल के लिए बैठा दिया गया एक सिंगर को प्रमोट करने के लिए, तो जब किशोर दा फुल टाइम सिंगर नहीं हुआ करते थे 1948 से लेके 1967 तक, जब वो केवल अपने लिए और देव साहब के लिए गाने गाते थे, तब उनको क्यों नहीं प्रमोट किया गया? तब उनको क्यों नहीं प्रमोट किया गया? क्यों उनको 1968 के बाद प्रमोट कर दिया गया? भाई 1968 के बाद, 1968 में ही एक मूवी रिलीज हुई थी प्यार का मौसम। उसमें एक ही गाने के दो वर्जन थे, तुम बिन जाऊं कहां। एक गाना मोहम्मद रफी ने गाया था और दूसरा किशोर दा ने गाया था। तो कंपैरिजन तो वहीं से शुरू हो गया था कि ज्यादा अच्छा कौन है, किशोर दा या मोहम्मद रफी। और वो टाइम पीरियड वैसा था 1964 के बाद किशोर दा का करियर एज एक्टर थोड़ा सा नीचे आया था, और वो सपोर्टिंग एक्टर के रोल कर रहे थे। पड़ोसन जैसी यादगार मूवी उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे भी दी है। तब उन्होंने प्लान किया कि मुझे फुल टाइम प्लेबैक सिंगर बन जाना चाहिए, और बहुत से उनके करीब के लोगों ने उनको एडवाइस किया कि आप अच्छा तो गाते हैं, आपको प्लेबैक सिंगर फुल टाइम बन जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जब किशोर दा फुल टाइम प्लेबैक सिंगर बने, तो उसके बाद मार्केट के जितने सिंगर थे वैसे ही गायब हो गए। सिंपल सी बात है, उन्होंने जब फुल टाइम बने तो उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाया। उस दौर के जो बड़े बड़े एक्टर थे, चाहे वो धर्मेंद्र रहे हो, चाहे जितेंद्र रहे हो, कोई भी रहा हो, सब जो कभी मोहम्मद रफी को अपनी आवाज मानते थे, वो खुद ही किशोर कुमार की तरफ आने लगे। उनको किसी ने कहा तो था नहीं कि आप किशोर कुमार के लिए गाना शुरू, किशोर कुमार को अपना सिंगर बनाओ। उनको अपनी फिल्में हिट करानी थी, इसलिए वो किशोर कुमार की आवाज में आना उन्होंने शुरू कर दिया। इनफैक्ट दिलीप कुमार की बात करेंगे, यूसुफ खान की, उनकी बहुत सारी 1966 राम और श्याम के बाद उनकी कोई फिल्म हिट हुई नहीं, लगातार फ्लॉपी होती रही। एक मूवी बनी थी सगीना, तो किशोर कुमार के गाने उन्होंने लिए उसमें, साला मैं तो साहब बन गया। तो ये वो दौर था जब किशोर दा ने ये दिखा दिया कि उनसे बड़ा कोई सिंगर नहीं। और किशोर दा मोहम्मद रफी की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। हाथी मेरे साथी का एक गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। अब वो गाना जब किशोर दा ने सुना, तो किशोर दा उस समय उतने क्लासिकल सॉन्ग्स को डेप्थ में नहीं गाते थे, थोड़ा सा क्लासिकल टच लिए हुए गाना था। तो उन्होंने खुद ही बोला, जबकि राजेश खन्ना साहब चाहते थे कि किशोर दा उस गाने को गाएं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने रफी साहब को बुलाया उस गाने को गाने के लिए। तो काफी अच्छी बॉन्डिंग थी मोहम्मद रफी और किशोर दा में। और दोनों इस बात को जानते थे कि जो पब्लिक सुनना चाहती है वही है संगीत। क्लासिकल क्या सीखा नहीं सीखा मैटर नहीं करता, संगीत बॉलीवुड का क्या है। सही मायनों में देखा जाए तो वो किशोर कुमार ने ही बॉलीवुड का म्यूजिक लोगों को दिया। और आज की डेट में भी किशोर दा के ही गानों के रिमिक्स बनते हैं। किशोर दा के बहुत सारे क्लोन सिंगर्स आए और बड़ा नाम कमाया उन्होंने, चाहे वो कुमार शानू रहे हो किशोर दा के, वो भी बहुत बड़े फॉलोवर रहे हैं। अभिजीत भट्टाचार्य, विनोद राठौर, बहुत सारे नाम हैं, जितने भी गिनेंगे कम पड़ जाएंगे, कितने नामों को गिना जाए। तो उसका रीजन ये है कि वो जो प्लेबैक का ट्रेंड किशोर दा ने सेट किया, वही ट्रेंड चल रहा है आज भी। वैसे ही गाने सुने जाते हैं, और बेहद ही वर्सटाइल सिंगर थे किशोर दा, नो डाउट। आप उनके तरह तरह के गाने हैं, सुन लीजिए। अगर वो कॉमेडी सॉन्ग गाते हैं तो उनको कॉमेडी शब्द उन गानों में नहीं चाहिए। उनको वो गाने नहीं चाहिए कि कॉमेडी शब्द मिलेंगे तभी वो गाना कॉमेडी हो पाएगा। वो गाने को गाकर कॉमेडी कर देते थे। उनका फॉल्सिटो वो जो लेके आए थे, योडलिंग, कोई भी बॉलीवुड में नहीं कर सका उनके जैसा, जैसा वो किया करते थे। उन्होंने उसकी शुरुआत की और गानों में जान डाल देते थे। वो उनको कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बताता था कि यहाँ पे आप ये अपना योडलिंग डाल देना। तो उनके अंदर संगीत था, वो गाने की आत्मा को समझते थे। लता मंगेशकर और आशा भोसले जी दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की महान सिंगर हैं।
और दोनों ने ही, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो दोनों ने ही किशोर दा की बहुत ही ज्यादा तारीफ की है, और उन्होंने अपना फेवरेट सिंगर खुद किशोर कुमार को बताया है, जो कि खुद उन लोगों ने बहुत ही क्लासिकल सीखा हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी क्लासिकल के दिग्गज एक किसी कॉन्सर्ट में गए हुए थे, वो अपने होटल में रुके हुए थे और उनके कमरे से किशोर दा के गानों की आवाज आ रही थी। तो किसी ने उनसे पूछा, ये किस्सा है और ये सच है, किसी ने उनसे पूछा कि अरे पंडित जी, आप तो क्लासिकल के सिंगर हैं और ये किशोर कुमार के गाने क्यों सुन रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं ये सुन रहा हूं और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि अगर किशोर दा क्लासिकल म्यूजिक की फील्ड में होते तो हम लोगों को बड़ी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता। और उसके बाद वो साहब चले गए। उसके बाद फिर उनके कमरे से वो गाना, दूसरा गाना बज रहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बताइए, जिनकी तारीफ जो क्लासिकल के प्रकांड विद्वान रहे हैं वो करते हैं, आशा भोसले, लता मंगेशकर जी जैसी लेजेंडरी सिंगर्स करती हैं कि हम जब उनके साथ गाना गाते थे तो बेहद सतर्क रहते थे कि ये आदमी मुझसे अच्छा ना गा के चला जाए। तो कैसे कहा जा सकता है? और उस दौर के सारे एक्टर थे। अमिताभ बच्चन की आवाज बने, देव साहब की पहले थे, राजेश खन्ना तो उनको अपनी आवाज मानते थे और पहचाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन हो या राजेश खन्ना हो या देवानंद साहब हो, किशोर दा के गानों के चलते पहचाने जाते हैं। फिल्म में नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस तो बाद में आती है, लेकिन गाने पहले आते हैं कि खाई के पान बनारस वाला, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, चला जाता हूं किसी की धुन में, हमें और जीने की चाहत ना होती, गाता रहे मेरा दिल, ये दिल ना होता आवारा। तो ये गाने जो जो है वो सब किशोर दा के गाने हैं। और लेजेंडरी सिंगर्स ये सब किशोर दा के, देवानंद, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना साहब जैसे सुपरस्टार्स, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, जितने भी बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार थे उस डिकेड के, उस टाइम पीरियड के, सब किशोर कुमार की ही आवाज में गाना आना पसंद करते थे और उनकी ही आवाज को लाइक करते थे। और आज भी वो पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्में हिट हुई, बड़ी हिट हुई, उसमें बहुत बड़ा किशोर दा का योगदान था। एग्जाम्पल शराबी मूवी आप देख लीजिए, जो कि सिर्फ गानों के चलते हिट है। एक्टिंग नो डाउट अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत अच्छी की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गाने गाए हैं, क्या वो गाने कोई गा सकता था उस तरह के गाने? तो किशोर दा जो है वो गाने की आत्मा को समझते थे और उसमें वो डूब जाते थे। तो ऐसा तो बॉलीवुड में आज तक कोई सिंगर ही पैदा नहीं हुआ। और ये बोला जाए तो ये फ्रस्ट्रेशन में बोला गया हुआ सेंटेंस है कि महज उनको प्रमोट करने के लिए रफी साहब जैसे सिंगर को 8 साल के लिए बैठा दिया गया घर पर। पता है कितनी गलत बात है? रफी साहब की भी आप बेइज्जती कर रहे हैं। 8 साल के लिए घर पे बैठा दिया गया। वो कोई घर पे नहीं बैठे थे, वो गाना गा रहे थे, उस टाइम पीरियड में भी गाने गा रहे थे। इंडस्ट्री का टेस्ट चेंज हो गया था, किशोर कुमार टॉप पे थे, तो उसके बाद के जो गाने होते थे वो मोहम्मद रफी, मुकेश जी और दूसरे सिंगर्स में जाते थे। तो उस पीरियड में और भी जैसे नए सिंगर्स आए, यशुदास, सुरेश वाडेकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो भी आए तो वो आए, लेकिन किशोर दा के सामने किसी के पैर जम नहीं पाए। सब बड़ा क्लासिकल वगैरह सीख उख के आए थे, लेकिन जो गाने की आत्मा है वो तो किशोर दा के पास ही थी। वो कोई भी गाना गाते थे, वो गाना सीधे दिल को लगता था। तो किशोर दा जैसे सिंगर के बारे में ऐसा बोलना मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सही नहीं है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छे सिंगर है और भले उतने सक्सेसफुल वो नहीं रहे, लेकिन तब भी एक रेस्पेक्टेड लेजेंडरी सिंगर वो भी है। गाने अच्छे उन्होंने भी गाए हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि मैं सारे म्यूजिशियंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और म्यूजिक को मैं समझता भी हूं। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जब रफी साहब और किशोर दा में कभी कोई ऐसी फाइट नहीं थी। एक मैगजीन में इस तरह का आर्टिकल आना शुरू हुआ था कि रफी साहब बड़े सिंगर हैं
या किशोर कुमार, तो उसमें बहुत सारे पत्र आते थे, रफी साहब के फॉलोवर रफी साहब के लिए लिखा करते थे, किशोरदा के फॉलोवर किशोरदा के लिए लिखा करते थे। तो उस समय किशोरदा ने ही ऑब्जेक्शन किया, उस मैगजीन को एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि ये अपना ये एडिशन और ये जो आर्टिकल आप दे रहे हैं आप इसको बंद करें, क्योंकि मुझे बहुत ही तकलीफ देता है। रफी साहब मेरे बहुत ही सीनियर हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई मुझे बड़ा बताए और उनको छोटा बताए। तो प्लीज इस तरह की बातें ना लिखें और मुझे बेहद ही तकलीफ होती है। तो ये बात ये बताती है कि कितना एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट थी, कितना एक दूसरे को लेकर प्यार था और कितनी अच्छी दोस्ती थी उन लोगों के बीच में। टाइम होता है सबका अपना अपना। 50-60s में रफी साहब बहुत बड़े सिंगर थे और वो एक अलग बात है कि ठीक है, किशोरदा उस पीरियड में पार्ट टाइम सिंगर थे और फुल टाइम अगर गाते तो शायद फाइट देते या ना देते, उस पीरियड में नहीं गया तो बात ही खत्म करते। लेकिन 1969 के बाद अगर कोई बॉलीवुड का बड़ा सिंगर हुआ तो वो किशोरदा थे, वो टाइम किशोरदा का था। तो ये तो टाइम फेज है। लेकिन प्लेबैक जो है, और अगर बॉलीवुड का प्लेबैक देखा जाए तो सही मायनों में किशोरदा ने जो प्लेबैक सिंगिंग का जो एक ट्रेंड सेट किया कि कितना हमें क्लासिकल लेके आना है, कितना हमें रिदम पे सुर ताल पे कमांड करना है और हमें गाने की आत्मा को डिलीवर करना है, उसको समझना है, ना कि हमें ये दिखाना है कि बड़ी मैंने ताने लगा दी गाने में, बड़ी मुड़की लगाई मैंने गानों में, अब गाना मेरा यार अच्छा है इसको सुनो यार, लंबी लंबी ताने मारी है मैंने, पसंद करो। मैं अब देखो कोई दूसरा इतनी ताने लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। तो ये ठीक है, वो आपके क्लासिकल कॉन्सर्ट्स के लिए ठीक है, वहां आप करें। बॉलीवुड के म्यूजिक में 4 मिनट 3 मिनट के गाने बनते हैं और वो गाने फिल्म की कहानी को कहते हैं। अब तो हालांकि इस तरह के गाने कम ही बनते हैं आज के दौर में। अब तो म्यूजिक का इस समय तो बहुत अच्छे गाने नहीं बन रहे हैं, तो म्यूजिक का एक वर्स्ट पीरियड कहा जाएगा। 60s 70s 80s में तो बहुत ही अच्छे गाने बनते थे। तो आप देख लीजिए, वो गाने फिल्म की कहानी को कहते थे और फिल्म को जो थी वो गाने के साथ आगे चलती थी, फिल्म की स्टोरी गाने कहते थे। तो वो गाने 5 मिनट 4 मिनट में गाए जाते थे और वो उस गानों की आत्मा को समझना, ये प्लेबैक सिंगिंग थी। अब तो ऑटो ट्यून का जमाना है, ऑटो ट्यून है, आप भी सिंगर बन सकते हो। थोड़ा सा सरगम वरगम लगाओ, रियाज करो और ऑटो ट्यून पे आप भी गाओ। बहुत सारे गा रहे हैं, रैपर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो वो एक अलग चीज है। नो डाउट किशोरदा जैसा सिंगर बॉलीवुड में ना आज तक आया था और ना आएगा और ना आज की डेट में है, क्योंकि वो गाने जो किशोरदा ने गाए वो इतने वर्सटाइल सिंगर थे और उनके गाने आज भी हिट हैं। उनके आप देखिए 90% गाने हिट हो गए। 50-60s में गाए हुए बड़े बड़े सिंगरों के गाने अगर आप उनकी लिस्ट बनाएंगे या सुनना चाहेंगे तो महज ही बहुत सीमित गाने हो जाते हैं, लिमिटेड गाने हो जाते हैं और शायद आपकी जबान पे होंगे भी नहीं। नो डाउट किशोर कुमार जैसा सिंगर बॉलीवुड में ना पहले कभी था, ना आज है और ना कल होगा। वो सिर्फ वन एंड ओनली किशोर कुमार ही थे और किशोर कुमार ही आज भी चल रहे हैं। मेरी बातें अगर आपको सही लगी हैं तो प्लीज आप अपनी राय दें कि किशोर कुमार के बारे में क्या इस तरह की बातें बोलना सही है, कि उनको प्रमोट करने के लिए 8 साल मोहम्मद रफी साहब को बैठा दिया गया।